आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पहले 2 चरणों में हुई कम वोटिंग का मतलब क्या है। पूरे देश में एक थ्योरी चल रही है कि कम वोटिंग का मतलब है कि सरकार के प्रति लोग उदासीन हैं। क्या यह थ्योरी सही है कि जब कम वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है? इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कम वोटिंग से किस पार्टी को नुकसान होगा और यह कम वोटिंग का असल में मतलब क्या है। और विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कम वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस बार का चुनाव हार रहे हैं या उनके प्रति लोगों में उदासीनता है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज आपके सामने हम ऐसे आंकड़े पेश करेंगे जिनसे ये सारी थ्योरीज जो हैं गलत साबित हो जाएंगी। आज जब हमने वर्ष 1951 और 52 से लेकर वर्ष 2019 के बीच हुए इस देश के 17 लोकसभा चुनावों का डेटा निकाला, उनका अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का कोई खास संबंध नहीं होता। और ऐसा कई बार ऐसा होता है, कई बार ज्यादा वोटिंग पर भी सरकारें नहीं बदलती और कई बार कम वोटिंग पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होता, यानी इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। अब मैं आपको ये आंकड़े बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाना लोगों को गुमराह करने जैसा है। अब देखिए, अब आप यहां पर आइए और ये बड़ी स्क्रीन देखिए। वोटिंग में बदलाव से क्या बदलती है सरकार, यह आप देखते जाइए। लोकसभा चुनाव में पहली बार सबसे कम वोटिंग वर्ष 1971 में हुई थी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बार वोटिंग परसेंटेज जब गिरा तो वो था वर्ष 1971, कांग्रेस की सरकार थी और वोटिंग परसेंटेज तब गिरा 5.77% वोटिंग परसेंटेज तब गिर गया था। इससे पहले लगातार बढ़ ही रहा था। देखिए, पहली बार 1971 में गिरा। उस समय फिर वर्ष 1967 के मुकाबले 5.7% मतदान कम हुआ था और इस कम मतदान के बावजूद देश में सरकार नहीं बदली थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही सरकार में बनी रही थी। अब आपके सामने कुछ मैं और नतीजे दिखाता हूं। इसी तरह से कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के बदलने के लिए होती है, बदलाव के लिए होती है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 1957, 1962, 67, 1984, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा वोटिंग हुई तो भी देश में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वोटिंग बढ़ने पर भी सत्तारूढ़ दल ही सरकार में बने रहे हैं। अब देखिए, अब इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक 17 लोकसभा के आंकड़े हमने निकाले हैं, 17 लोकसभा चुनावों के। देखिए, 1951-52 से लेकर जब आप यहां आएंगे 1971 में पहली बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई 5.77%, यानी लगभग 6% वोटिंग कम हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं। कम वोटिंग के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बदली। अब देखिए, फिर 1977 में लगभग 5.25% वोटिंग बढ़ गई, लेकिन परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार आ गई। 1980 में 3.5% वोटिंग कम हो गई। देखिए, यहां यह खास बात यह है कि यहां 3.5% वोटिंग कम हुई है 1980 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसके बाद बदलाव हुआ और 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई, यानी कम वोटिंग के बाद सरकार यहां बदल गई। अब देखिए, 1984 7% ज्यादा वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं। मतलब ज्यादा वोटिंग के बाद भी सरकार नहीं बदली, क्योंकि उस समय आपको याद होगा राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन गए थे और ये इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी, इसलिए ये चुनाव जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव था। फिर 1989 में 2% वोटिंग कम हुई है और सरकार में बदलाव हुआ है कम वोटिंग के बाद। 1991 में 6% वोटिंग कम हो गई और फिर बदलाव हुआ है। कम वोटिंग के बावजूद यहां पर दोनों जगह बदलाव देख रहे हैं। फिर देखिए, 1996 में 2% ज्यादा वोटिंग हुई है और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, ज्यादा वोटिंग पर भी बदलाव हुआ है, सरकार बदल गई। फिर अगला चुनाव 1998 का 4% ज्यादा वोटिंग हुई पहले के मुकाबले और यहां
फिर बदलाव हुआ और यह बीजेपी की सरकार है। देखिए आप, फिर जब बीजेपी की सरकार थी 99 में लगभग 2% वोटिंग कम हुई है, लेकिन सरकार बनी रही और सरकार में बदलाव नहीं आया। तो यहां आप अगर देखेंगे तो जब वोटिंग ज्यादा हो रही है तो भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब सरकार में कोई बदलाव नहीं है, और कम हो रही है तब भी ऐसा देखा जा रहा है जब सरकार में बदलाव नहीं है। फिर देखिए 1.92% वोटिंग कम हुई है 2004 में, लेकिन यहां सरकार बदल गई और यहां यूपीए की सरकार आ गई। 2009 में मामूली सा फर्क आया है, 0.14% वोट बढ़ा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं, सरकार यूपीए की ही रिपीट हो गई। 2014 में देखिए 8.23% बढ़ा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पहली बार आई थी तब वोटिंग बढ़ी है 8% से ज्यादा और बीजेपी की सरकार आ गई, बदलाव हुआ है। और 2019 में यह देखिए ना के बराबर वोटिंग बढ़ी है, 0.96% वोटिंग बढ़ी है। आप सोच लीजिए 1% से भी कम वोटिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार तो भी नहीं बदली और कोई बदलाव नहीं, और बीजेपी की सरकार जारी रही, यानी प्रधानमंत्री मोदी फिर से जीत गए और यहां भी कोई बदलाव नहीं आया। और अब 2024 में 69.85% वोटिंग है पहले और दूसरे फेज में, जो पिछले 2019 से तो ज्यादा है और 2014 से भी मामूली सी ज्यादा है। इन आंकड़ों से आप क्या समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इन आंकड़ों से 4 बातें आप समझ सकते हैं। पहली बात, वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और देश में 2 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग परसेंटेज कम होने पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2% कम वोटिंग होने पर बीजेपी चुनाव में हार गई थी, उन लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी ही कम वोटिंग पर बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही थी और कम वोटिंग का उसके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा था। तीसरी बात, वर्ष 1980, 1989 और 1991 में जब कम वोटिंग के बाद देश में सरकारें बदली, तब देश में परिस्थितियां कुछ और थी। 1980 में गैर कांग्रेसी दल बिखर चुके थे, भारत के लोग जनता पार्टी के शासन से निराश थे, इसलिए वापस इंदिरा गांधी के पास चले गए। 1991 में जब 6% वोटिंग कम हुई, तब सरकार इसलिए बदली क्योंकि उन चुनावों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव शोक सभा के चुनाव में बदल गया था और लोगों ने गांधी परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कांग्रेस को वोट देकर सत्ता परिवर्तन किया। जबकि इस बार देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इस बार लोकसभा का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। और आखिरी पॉइंट यह कि कांग्रेस के मुताबिक अगर कम वोटिंग का मतलब यह है कि बीजेपी इस बार का चुनाव हार रही है, तो क्या हम यह भी मान लें कि जिस तमिलनाडु और केरल में पिछली बार से काफी कम मतदान हुआ है, वहां विपक्षी दल भी उसी लॉजिक से हार रहे हैं? जरा देखिए, तमिलनाडु में इस बार 2.7% और केरल में 6.5% वोटिंग कम हुई है, और इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 59 सीटें हैं, जहां पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इनमें से 58 सीटें अकेले विपक्षी दलों ने जीती थी, 59 में से 58। इसलिए सोचिए, अगर कम वोटिंग का मतलब हार है, तो क्या केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट पार्टीज, क्या ये लोग चुनाव हार रहे हैं? इसका यह मतलब है। और एक और बात, आज कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि अगर कम वोटिंग की वजह से बीजेपी इस बार का चुनाव हार रही है, तो फिर वायनाड में राहुल गांधी की सीट पर जो 6.8% मतदान कम हुआ है इस बार, क्या वहां भी कम वोटिंग का मतलब यही है कि राहुल गांधी हार रहे हैं? क्या कांग्रेस ये बात मानेगी? लेकिन बीजेपी के लिए अभी वो यही बात कह रही है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि कम वोटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे बीजेपी को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। और ये हमने आपको 17 लोकसभा चुनावों के, हमारे देश में लोकसभा चुनावों के आंकड़े आज दिखाए हैं। हो सकता है कि इस बार विपक्ष इतना कमजोर है कि उसके वोटर ये सोचकर पोलिंग बूथ पर ना पहुंच रहे हों कि उनके एक वोट से क्या हो जाएगा, और इसी वजह से इस बार कम वोटिंग हुई हो। और यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2009 से 2019 के बीच 15 वर्षों में कांग्रेस के वोटों में ना के बराबर वृद्धि हुई है। आपने शायद इस आंकड़े पर नजर नहीं डाला होगा। इस दौरान
कांग्रेस के वोट जितने थे उतने ही हैं और बीजेपी के वोट इस दौरान 15 करोड़ बढ़ गए हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2009 में कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे जब यूपी की सरकार दोबारा से बनी थी। 11 करोड़ 90 लाख वोट। वर्ष 2014 में कांग्रेस को 10 करोड़ 70 लाख वोट मिले और फिर 2019 में 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन, जिससे यह पता चलता है कि जब देश में वोटर्स की संख्या, कुल वोटर्स की संख्या 71 करोड़ से 91 करोड़ हो चुकी है, तब भी कांग्रेस के वोट जरा भी नहीं बढ़े हैं। 71 करोड़ से 91 करोड़ और अब तो 97 करोड़ हो गए हैं वोटर की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस के वोट उतने के उतने ही हैं। इसी दौरान बीजेपी के वोटों में जबरदस्त वृद्धि हुई। 2009 में उसे 7 करोड़ 80 लाख वोट मिले, 2014 में 17 करोड़ 20 लाख और 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी को मिले और इस दौरान बीजेपी के 15 करोड़ वोट और बढ़ गए। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कम वोटिंग शायद बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी अगर कांग्रेस के वोट नहीं बढ़े तो वो शायद पिछली बार के विनिंग परसेंटेज के हिसाब से 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यानी कांग्रेस के लिए नारा होगा अब की बार 40 पार। तो एक तरफ है अब की बार 400 पार और एक तरफ होगा अब की बार 40 पार। 400 पार होंगे या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन 40 पार होंगे या नहीं यह भी हम नहीं कह सकते। अब तक के पहले 2 चरणों में देश की कुल 189 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां पिछली बार से 3.3% कम वोटिंग हुई। यानी 189 सीटों पर जो 32 करोड़ 49 लाख वोटर्स थे, उनमें से 9 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, जबकि हम अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। इस बार का वोटिंग पैटर्न इसलिए भी बहुत अलग है क्योंकि इस बार उन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं या उनकी आबादी 25 से 70% के बीच है। तो यह जो आंकड़ा है इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां मतदान सबसे कम हो रहा है। पहले 2 चरणों की 189 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है और जहां इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अब तक की वोटिंग में जिस सीट पर पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, कितना हुआ है? 84.97% मतदान जहां हुआ है, समझ लीजिए लगभग 85%। उस सीट का नाम है नौगांव। देखिए नौगांव, और ये असम की वही सीट है जहां 43% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और 56% हिंदू रहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है लगभग 85%, लेकिन आप देखिए वहां पर मुस्लिम आबादी है 43%। दूसरे नंबर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 84.1% वोटिंग लक्षद्वीप में हुई है, जहां 96.6% मुसलमान और सिर्फ 2.8% हिंदू रहते हैं और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक जिन 16 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से सबसे ज्यादा 66.1% वोटिंग सहारनपुर में हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू रहते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 64.5% वोटिंग अमरोहा में हुई, जहां 50% मुसलमान हैं और 48% हिंदू हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग 49.4% मथुरा में हुई, जहां 90% हिंदू और सिर्फ 8% मुसलमान रहते हैं। यह मथुरा का हाल है। और देखिए मथुरा वही जगह है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है और यह मामला भी अभी कोर्ट में लंबित है। और मथुरा में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा वोटिंग हुई है। जैसे कैराना में जहां 53% मुसलमान और 45% हिंदू हैं, वहां 62.4% वोटिंग हुई। नगीना में जहां 46% मुसलमान और 50% हिंदू हैं, वहां 60.7% वोटिंग हुई। और मुरादाबाद में जहां 47% मुसलमान और 52% हिंदू हैं, वहां 62.1% वोटिंग हुई। और यहां बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। दूसरे चरण में बिहार की भागलपुर सीट पर सबसे कम 53.5% वोटिंग हुई, जबकि भागलपुर में 82% हिंदू
और 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। और इस हिंदू बहुल सीट पर दूसरे चरण में सबसे कम मतदान हुआ है। लेकिन बिहार की जिस किशनगंज सीट पर 65% मुसलमान और सिर्फ 22% हिंदू हैं, वहां 62.8% मतदान हुआ और पूरे बिहार के औसत मतदान से लगभग 8% ज्यादा है ये। और यहां बात सिर्फ किशनगंज की नहीं है। बिहार में अब तक कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा 63.7% वोटिंग हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू हैं। जबकि दोनों चरणों में सबसे कम 43% मतदान नवादा सीट पर हुआ, जहां 89% हिंदू हैं और सिर्फ 11% मुसलमान हैं। बिहार की तरह केरल की जिस मलप्पुरम सीट पर 68% मुसलमान हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, वहां लगभग 73% वोटिंग हुई। लेकिन जिस पथनमथिट्टा सीट पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी 55% और मुसलमान सिर्फ 5% है और ईसाई लगभग 40% हैं, वहां केवल 63% वोटिंग हुई। और ये आंकड़े इस बार का वोटिंग पैटर्न आपको बताने के लिए काफी है।